हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोग का क्वांट फैकल्टी। और गाइस, आज की इस वीडियो में अपन डिस्कशन में लाने वाले हैं जो अभी आपका लेटेस्ट लाइव टेस्ट हुआ है सैटरडे और संडे को, यानी 8 और 9 अक्टूबर को, जो आपका एसएससी सीजीएल का लाइव टेस्ट था, उसका अपन यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और आप ऑली बोर्ड के सारे टेस्ट का एक्सेस ले सकते हैं ऑली बोर्ड का एसएससी एलीट पैक ज्वाइन करके। यूज करिएगा कोड सौरभ फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। यहाँ पे 30% की जगह आपको 35% का डिस्काउंट इस कोड से मिल जाएगा और आपको सारे मॉक्स का एक्सेस मिल सकता है। और इसके अलावा आप सुपर एलीट भी सेम कोड के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं 909 में, जहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी एसएससी की और सारे आपको मॉक टेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, चक्रीय चतुर्भुज दिया है। और चक्रीय चतुर्भुज मतलब सर्कल के अंदर है। डायगोनल डब्ल्यू वाई एंड जेड एक्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट एम, दोनों के डायगोनल एम पे इंटरसेक्ट करते हैं। आपका ये वाला एंगल दिया हुआ है 126 डिग्री और आपका डब्ल्यू वाई जेड एंगल दिया है 40 डिग्री एम वाई जेड। तो आपको ये वाला एंगल बताना है, वाई डब्ल्यू एक्स एंगल बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ये 126 डिग्री है तो आपका ये वाला भी वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 126 डिग्री हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 86 डिग्री का। क्योंकि आप अगर देखो जेड वाई एम ट्रैंगल में तो 86 प्लस 40 126 होना चाहिए। और अगर आप यहां से देखो ये वाली लाइन एक्स वाई लाइन देखो तो सरकमफेरेंस पे अगर जेड पे 86 है तो डब्ल्यू पे भी बनने वाला एंगल कितना होगा, आपका 86 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बोला टू बाइक्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन while one is lagging behind the other and the supervisor is observing by standing on the roof of the tower 75 मीटर हाई। ये देखिए 75 मीटर हाई पे सुपरवाइजर बैठा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बाइकर्स एट द इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ साइट ऑफ द टू बाइकर्स व्हेन दे वर बोथ लुकिंग एट द सुपरवाइजर वर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब एक ये जो राइडर है सी पॉइंट पे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री बना रहा है और जो डी पॉइंट पे राइडर है ये 45 का एंगल बना रहा है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यानी आपको ये डीसी लेंथ बतानी है क्वेश्चन में। देखो ये 45 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये सुपरवाइजर यहाँ टावर पे है तो ये एंगल हो जाएगा 45। यानी ये 75 मीटर है तो बीडी की लेंथ भी हो जाएगी 75 मीटर। और अगर ये 30 डिग्री है तो ये पूरा एंगल आपका कितना होगा, पूरा एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री का। पूरा 60 डिग्री है, 30 के सामने 75 मीटर है तो फिर 30 के सामने 75, तो पूरे एंगल 60 के सामने बीसी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 75√3 मीटर। कितनी आएगी, 75√3 मीटर। तो आपको डीसी की लेंथ निकालनी है तो 75√3 मीटर में से आप माइनस कर दो बीडी की लेंथ 75 मीटर की, यानी कि 75√3 - 1 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आंसर डी ऑप्शन आपका रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बार ग्राफ का, और ये बार ग्राफ दिखा रहा है नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स यहाँ पे इन 6 डिफरेंट कोचेज ऑफ अ मेट्रो। मेट्रो के 6 अलग अलग कोच में कोच 1 से लेके कोच 6 दिया है, उसमें नंबर ऑफ मेल्स कितने और नंबर ऑफ फीमेल्स कितना है, उनका बार ग्राफ शो किया है और क्वेश्चन का आंसर देना है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल 6 कोचेज इज। टोटल नंबर ऑफ मेल्स और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ऑल 6 कोच में डिफरेंस कितने का है। तो देखो सिंपल सा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे आपका 1 का, यहाँ पे डिफरेंस आपका 8 का है, यहाँ पे अगर डिफरेंस देखो तो 12 का है, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखो दोनों के बीच तो 15 का है, और यहाँ पे डिफरेंस देखो तो कितने का है आपका 8 का यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, तो सबको ऐड कर लो, 8 दूनी 16, 16 एक 17, 2 19, 19 2 21 और 31, और आपका कितने आ गया यहाँ पे टोटल देखो 15, यहाँ पे 18 2 20 6 26, तो 15 8 23 होता है ना, 23 23 22 23 12 35 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 35, और यहाँ पे कितने का 35 का 8, तो 35 8 कितना होता है 43, एक आपका 44 और दो 46, यहाँ पे 46 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल 6 कोचेस, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल 6 कोचेस, डिफरेंस ही निकालना है, डिफरेंस तो आपका यही आना चाहिए। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई नहीं गलती कर रहे होंगे यहाँ पे देखो 30 और 2 28 डिफरेंस 2 का है, 24 से 25 डिफरेंस 1 का है, 20 से 12 का डिफरेंस कितने का है 8 का है, 22 से 10 का डिफरेंस कितने का होता है 12 का होता है, 30 से 15 का 15 हो गया, और 26 से 8, यहाँ पे डिफरेंस तो सही है हमारा, 2 1 3 हो गया 3, और 15 3 18 होता है, 18 12 होता है 40 और 46, आपका आंसर 46 ही आने वाला है। ठीक है, आंसर 46 ही आने वाला है, इतना ही आपका डिफरेंस होगा, इसको देख लेना। ठीक है, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में एरर है आपके, 46 ही आपका डिफरेंस होगा। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a प्लस बी सो दैट 2a115b इज डिविजिबल बाई 11। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a प्लस बी,
है ना। ए प्लस बी की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, और ए प्लस बी क्या है, डिविजिबल बाई 11 है, तो उनके प्रोडक्ट आपको बताना है कि कितना होगा। जैसे 2a115b, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो, आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है, दो दो का पेयर बनाना है और उनका डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, 2 माइनस ए, 1 - 1 का डिफरेंस हो जाएगा 0। सभी डिफरेंस निकाल के ऐड करना है, और 5 और बी के बीच का डिफरेंस होगा 5 - बी। और ये अगर आपका 11 से डिविजिबल है तो हम कह देंगे वो पूरा नंबर आपका क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, ए प्लस बी की पॉसिबल वैल्यूज का अपने को सम बताना है। तो पहली बात, ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो एक हो सकती है -4, अगर -4 होगा तो बात बन जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हम देखें अगर, तो ए प्लस बी की और वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ए प्लस बी की और अगर वैल्यू देखें तो ए प्लस बी की वैल्यू हो सकती है 7 के बराबर। जीरो अगर आ जाएगा, जीरो आएगा तो भी वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। और क्या हो सकती है ए प्लस बी की वैल्यू, और क्या हो सकती है ए प्लस बी की वैल्यू, और सोचिए यहाँ पे। अच्छा, एक तो हो गया -4, और आपका एक हो गया -4। अब इन दोनों का वैल्यू 8 दूनी 22 होता है, यानी कि आपका, एक सेकेंड, 7 चौको 28 तो नहीं आना चाहिए, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, वैसे ये क्वेश्चन तो ठीक ही है, क्वेश्चन तो ठीक है ना। मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था, मैं कहा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू अगर -4 हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन -4 अपने को रखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं ना। यहाँ पे ए और बी का माइनस हमने कॉमन लिया, तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, है ना, तो माइनस तो ले नहीं सकते। अगर देखो तो आप 18 यहाँ पे आ जाएगा, 18 अगर रखें तो 18 में से 7 घटाओ ना, 18 में से 7 घटाओ तो 11 आता है। 18 में 7 घटाओ, -11 आएगा, कट जाएगा, यानी यही दोनों पॉसिबल वैल्यूज है। यही दोनों आपका पॉसिबल वैल्यूज हैं, क्योंकि ए की वैल्यू 9 हो सकती है, बी की वैल्यू 9 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते आप, 10 नहीं ले सकते, क्योंकि ये सारी सिंगल डिजिट वैल्यू है। तो आप मैक्सिमम क्या रख सकते हो ए और बी की वैल्यू, 9 और 9 रख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि आप एक तरफ आप 9 रखोगे और एक तरफ 9, तो कितना बनाएगा 18। और ए प्लस बी की एक वैल्यू आपकी 7 आ सकती है, और दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 126 होगा। थोड़ा सा बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल है, ए कैन कंप्लीट 25/2% ऑफ द वर्क इन 2 डेज, यानी कि 1/8 वर्क अगर आपका ए कंप्लीट करता है कितने दिन में, 2 डेज में। तो यानी कि पूरा काम वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, पूरा काम अगर मैं देखूं तो वो 8 2 जा 16 डेज में कंप्लीट करेगा। बी कैन कंप्लीट 50/3% ऑफ द सेम वर्क इन 3 डेज। 50/3% का क्या मतलब होता है, 50/3% यानी कि आपका 52 जा 10, 1/6 वर्क वो कर रहा है 3 डेज में, तो यानी कि 1/6 अगर 3 डेज में, तो पूरा काम कितने दिन में, 18 डेज में करेगा। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, दोनों ने वर्क टुगेदर कितने दिन के लिए किया, 6 डेज के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर इनका देखा जाए कि अगर आप देखें तो वो क्या होता है, एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम अगर देखें ना तो यहाँ पे आएगा आपका 16 नहीं है, कितना होता है, 16 × 5 = 80, 16 नहीं है 144, ठीक है, इतना होता है, 16 नहीं है 144। तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी आ गई 8 की, और ए की एफिशिएंसी आ गई 9 की, 144 एलसीएम होगा। फिर बोला कि दोनों ने वर्क किया 6 डेज तक, तो 9 8 17, और ये इनका एफिशिएंसी हो गई टोटल, दोनों ने 6 डेज तक वर्क किया, यानी कि 7 छंग 42, 6 का नम 6 4 10, 102 वर्क हो गया। अब 144 में 102 वर्क हो गया, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 42। तो ए अलोन इस वर्क को कितने दिन में करेगा, 42/9 डेज में, यानी कि आपका 42/9 डेज में, यानी कि आपका 14/3 डेज में करेगा, 42/9 है ना। रिमेनिंग वर्क आपका ये कितने दिन में करेगा, 42, और अपनी एफिशिएंसी 9 से, और 3 से काट दोगे तो आएगा 14/3, कितना आएगा, 3 से काट दोगे तो 14/3 आ जाएगा। बोला द हाइट ऑफ अ प्रिज्म इज 20 सेंटीमीटर, प्रिज्म की बात कर रहा, प्रिज्म प्रिज्म आपका ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसका दोनों ऊपर और नीचे का बेस बराबर होता है, और वो ट्रायंगुलर शेप का है, और उसका जो बेस है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका सवाल में दिया हुआ है। देखो 8 15 17 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, 8 15 17, है ना, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। प्रिज्म है तो जैसे नीचे का बेस होगा वैसे ही ऊपर का बेस होगा। तो टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है, हाइट आपकी दी हुई है 20 सेंटीमीटर की, हाइट दी है 20 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। अच्छा, तो हाइट दी है, तो ये जो आपके ऐसे मान लीजिए ऐसे आपका 3 फेस खड़े हो गए, ठीक है, आपने ऐसे
3 फेस अपना प्रिज्म का खड़ा कर दिया, ठीक है। तो ऊपर नीचे वाले का तो एरिया कितना होगा, जैसे नीचे का एरिया कितना हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 या 45 चौको 60, इसी तरह इसका भी एरिया कितना हो गया 60, ठीक है। बाकी 3 फेस हैं, तो एक फेस का एरिया होगा 8 इंटू 20, दूसरे फेस का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 15 इंटू 20, और तीसरे फेस का एरिया होगा अगल बगल वाले का 17 इंटू 20। तो ये आ गया 160, ये आ गया 15 दूनी 30 300, और ये आ गया 17 दूनी 34, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, 3 3 6 1 7 और एक 8, कितना आ गया 800, लेकिन ये 60 भी ऐड होगा। 3 3 6 और 6 1 7 और एक 8 आ गया ना, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30 और 17 दूनी 34, ठीक है। इतना आ गया आपका 20 है ना एरिया। तो 160 3 400 4 3 700 7 1 800, और यहाँ पे आपका कितना आ गया 15 चौको 60, इस ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट 60 है ना। और इधर का भी कितना आ गया 60, तो दोनों ऊपर नीचे 60 60 आ गए, तो इसमें 120 और ऐड कर दो, तो आंसर आएगा 920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर नीचे का भी आपको फेस एरिया इसमें ऐड करना है। चलिए अगला सवाल है, सिंपल सा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अ मैन वॉक्स अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट 18 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम पॉइंट बी टू ए एट 24 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 7 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, देन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा होता है कि आपको आने जाने की स्पीड का मल्टीप्लीकेशन करना है 18 इंटू 24 प्लस स्पीड का सम, 8 4 12 2 1 3 1 4, और यहाँ पे बोला है कितना ले रहा है वो 7 घंटे ले रहा है, बस तो इतना कर लो है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 7 छंग 42 और 6 चौको 24, 18 फोर जा कितना होता है तुम्हारा 72, तो डिस्टेंस आपकी आ गई 72 किलोमीटर, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये फिक्स्ड कंडीशन है, फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, जिसका फॉर्मूला होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल टाइम, कितना लग रहा है टोटल टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, शॉपकीपर परचेजेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर रुपीज 2700 एंड ही सेल्स 2/5 ऑफ देम एट 10% प्रॉफिट। ही सेल्स 2/5 ऑफ देम एट 10% प्रॉफिट, एट व्हाट परसेंट शुड ही सेल द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स टू गेन 15% प्रॉफिट। देखिए क्या बोला है सिंपल सा क्वेश्चन में कि बोला एक शॉपकीपर है जो कुछ आर्टिकल खरीदता है 2700 रुपए के हिसाब से और 2/5 ऑफ देम 10% के प्रॉफिट में बेच देता है। तो मान लेता हूं कि मैं आपके 5 आर्टिकल वो खरीदता है, ठीक है। तो 5 आर्टिकल खरीदता है, तो मान लीजिए 2 आर्टिकल वो 10% के प्रॉफिट पे बेचता है और बचे हुए 3 आर्टिकल वो कितने में बेचे कि उसको ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हो, ओवरऑल उसे 15% का प्रॉफिट हो। देखो तो यार ये तो सिंपल सा सवाल यहाँ पे है, सम आर्टिकल्स एट फॉर रुपीज आपका 2700, ठीक है। चलो, तो इसको एलिगेशन से भी किया जा सकता है भाई, 15% का आपको ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, और जो आप मान लीजिए कि 10% प्रॉफिट पे आप कितने आर्टिकल सेल कर रहे हो, 2 आर्टिकल सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका ये होना चाहिए कि एक तरह से देखो ये आपका 15, यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। बचे हुए टोटल आर्टिकल मैंने 5 मान लिया, तो 2/5 आर्टिकल अगर 10% प्रॉफिट में है, तो ये बताइए 3 आर्टिकल जो बचे हुए हैं वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल करे जाएं कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हो वो 15% का हो। तो एलिगेशन यहाँ पे लग जाएगा। देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका 15 में से 10% माइनस करने पर क्या आना चाहिए यहाँ पे 5%, लेकिन 5% की जगह पे क्या दिया हुआ है 3 दिया है, 5% की जगह पे क्या दिया हुआ है 3 दिया है, ठीक है। तो 3 की वैल्यू यहाँ पे 5% के बराबर है, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10/3% के बराबर, यानी कि यहाँ पे जो 2 है ये 10/3% को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे x में से कुछ भी माइनस करेंगे, x में से 15 माइनस करे होंगे, तो यहाँ पे 10/3% आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आएगा 15 45 55/3% के बराबर। यानी कि कितना आएगा 3 एकन्नम 3, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 18.33%, यानी कि जो आपका बाकी बचा हुआ 3 आर्टिकल है उनको 18.33% के प्रॉफिट पे सेल किया गया रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपने एलिगेशन लगा दिया, सिंपल सा एलिगेशन आपने कंसेप्ट लगा दिया। बोला इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी रेशियो AC इज 7:3, इन दोनों का रेशियो कितना है 7 से 3 का रेशियो दिया है। BC को बोला है x सेंटीमीटर है, CE को बोला है 22 सेंटीमीटर है, और BA इज प्रोड्यूस्ड टू D एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD मीट्स BC प्रोड्यूस्ड टू E, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, AE वाली लाइन एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है,
एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की भी सेम प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है ए बी बाई ए सी बराबर बी ई अपॉन सी। ये होती है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों के केस की। तो ए बी की लेंथ हमारी 7 है और ए सी की आपकी 3 दिया है, रेशियो दिया है, और बी आपको एक्स दिया है, सी आपको वाई दिया है। यानी कि यहाँ पे आप देखो तो एक्स जो है वो वाई से बड़ा है, एक्स जो है वो आपका वाई से बड़ा है। एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 3 है, तो एक्स आपका वाई से बड़ा है। अगला सवाल है 3 सेक ए प्लस 2 रूट 3 टेन ए बराबर दिया है 2 रूट 3 2 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1। ए इज द एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस रूट 3। 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस रूट 3 ये आपको निकालना है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर हम वैल्यू रखें, क्या क्या वैल्यू रखना चाहोगे तुम? यहाँ पे अगर तुम वैल्यू रख दो सेक ए कॉस ए का उल्टा होता है, तो यहाँ पे अगर आप तुम ए की मान लो 30 डिग्री, ठीक है, एक्यूट एंगल है तो हमने 30 मान लिया, तो 3 सेक ए कितना होगा, 2/√3 हो जाएगा, कॉस 30 का उल्टा। और यहाँ पे आपका टेन ए कितना हो जाएगा, 2/√3 अपॉन रूट 3। तो यहाँ से देखो, अगर देखो तो यहाँ पे 2√3 आ रहा है और ऊपर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो ट्वाइस ऑफ रूट 3 प्लस 1 आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि हमने हिट एंड ट्रायल से देख लिया कि ए की वैल्यू 30 डिग्री है। अब आपको निकालना है 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस रूट 3। यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है, कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा तुम्हारा 3/4 प्लस रूट 3, यानी कि आंसर आएगा 3 प्लस रूट 3 के बराबर। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल, हाउ मेनी टाइम्स 7 अपीयर्स इन ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 79। तो ये काउंटिंग वाला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे काउंट करना ही पड़ेगा। रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 8:15। दो नंबर का रेशियो दिया है 8:15। व्हेन ए इज इंक्रीज्ड बाय 216 एंड बी इज डिक्रीज्ड बाय 8, देन रेशियो बिकम्स 5:2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या बोला, दो नंबर का रेशियो दिया है, व्हेन ए इज इंक्रीज्ड बाय 216, तो मैंने इनको 8x मान लिया, इसको 15x। तो ए वाले नंबर को मैंने 216 बढ़ाया, बी वाले नंबर को मैंने कितना किया, डिक्रीज कर दिया 8 से, तो नया रेशियो आ गया 5/2। तो आपको बताना है ए प्लस बी से बी माइनस ए का नया रेशियो क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टू जा 16x और ये हो जाएगा तुम्हारा 432, ये आपका आएगा 75x माइनस का आपका आएगा 40। 40 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 472 और यहाँ से माइनस करोगे तो आएगा आपका 59 के बराबर, है ना यहाँ पे। तो यहाँ से अगर x को काटो तो कितने बार जाएगा, 59 से मुझे लग रहा है 8 टाइम्स आपका जाना चाहिए। x की वैल्यू यहाँ पे 8 5 जा 40, 8 9 जा 72 आ गई, x की वैल्यू 8। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 64 और b की वैल्यू आ गई 15 अट्ठे 120। ठीक है, अब आपको निकालना है a प्लस बी कितना हो जाएगा 184, और इसका रेशियो निकालना है b माइनस a का, यानी कि आपका 56। 184 से 56 का रेशियो निकालना है। 7 से काट दो, 7 दूनी 14 नहीं कट रहा है, तीन, दो से काटो तो दो नमा 18, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, 4 दूनी 8, 4 त्याई 12 और 4 सत्ते 28। कितना कट रहा है तुम्हारा, 23 से 7 का अनुपात यहाँ पे आ जाएगा, 23 से 7 का आपका डिजायर्ड रेशियो आ जाएगा। बोला है क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में, कि एवरेज ऑफ 36 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 251। आपसे बोला है फाइंड द थर्ड हाईएस्ट नंबर। 36 नंबर्स का कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स का जो आपको सम दिया, मान लीजिए ऐसे इनके बीच में गैप कितने का होगा, हर इवन नंबर के बीच में गैप, और टोटल कितने हैं आपके 36 हैं। तो मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर है और ये आपका लास्ट नंबर है, तो एवरेज क्या होता है, कंजिक्यूटिव इवन नंबर या कंजिक्यूटिव ऑड नंबर या कंजिक्यूटिव नंबर्स का जो आपका एवरेज होता है वो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का एवरेज के बराबर होता है। तो एवरेज है 251, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम है वो आपका 502 के बराबर है। और फर्स्ट टर्म, सॉरी, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा होता है जितने भी टर्म हैं उनमें से माइनस कर दो और मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों टर्म के डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स कितना है, दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, और आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उनमें से 1 माइनस करना है। टोटल 36 टर्म्स है, यानी 1 माइनस कर दिया तो 35। और ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच का गैप कितना होता है, +2 का गैप आपका चलता है। तो डिफरेंस यहां से आ गया लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर का 70 के बराबर, है ना। तो कितना आ गया ये 70 के बराबर। आपको क्या निकालना है, थर्ड हाईएस्ट नंबर, यानी कि आप पहले लास्ट नंबर निकालना है। लास्ट नंबर आएगा आपका 572/2, यानी कि दो दूनी 4 और दो अट्ठे 16, दो छक्का 12। ठीक है, तो यानी कि आपका जो थर्ड हाईएस्ट होगा वो इसमें से 4 घटा दो, कितना होगा 282। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट कौन सा रहा होगा, 284। सेकंड हाईएस्ट कौन सा रहा होगा, 284। ठीक है, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग ले रहे हैं।
द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन कितना होता है 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाई एन नंबर ऑफ साइड इज 7/2 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। या एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री बाई एन, ये आपका एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल आपका होता है। बस यहाँ से वैल्यू लगाओ, क्वेश्चन का आंसर पाओ। 180 डिग्री को अगर आप यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2/n, यहाँ पे आपका तुम्हारा 7/2 रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा 360 डिग्री बाई एन रहेगा। तो देखो 360 यहाँ से 2 टाइम्स कट गया 180 से, और 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ पे 7/n बचा। 1 माइनस ये 2/n इधर आके 7/n से क्या बना लेगा 9/n, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 9 के बराबर। n की वैल्यू कितनी आ गई 9 के बराबर। ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है, और तुम्हारा ये 360 डिग्री बाई n एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x अगर आपका 4 दिया है तो आपको 52x³ माइनस एक्स की पावर 6, 52x³ माइनस एक्स की पावर 6 की वैल्यू आपको बतानी है। अगर x प्लस 1/x 4 दिया है तो x³ प्लस 1/x³ कितना होता है, ये होगा a का क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू ए, यानी कि 64 में 12 माइनस करो आएगा 52। ठीक है, यहाँ पे ठीक है 52 को अगर हम इधर भेज दें, अगर हम इधर ले लें तो x की पावर 6, अगर यहाँ पे 1 लेके कॉमन लें, x की पावर 6 प्लस 1/x³ बनेगा, और ये आएगा 52 के इक्वल, यानी कि x की पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना आ गया x³ और आपका मल्टीप्लीकेशन में 52, यानी कि आंसर आएगा 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 52x³ माइनस एक्स की पावर 6 आपका 1 के बराबर आ गया। ठीक है, सारे सवाल आसान से सवाल हैं। अब जैसे ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। और ये वाला तो मतलब वही है, सिंपल सा है कि एक स्टोर है, ठीक है, स्टोर्स हैं 4 प्रकार के, उसमें नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड कितनी है, कितनी बुक्स सेल हुई, और प्राइस पर बुक यहाँ पे दिया हुआ है कि उनका प्राइस क्या है हर बुक का, और उससे रिलेटेड छोटा सा डीआई है। तो ये आप सवाल कर लेंगे, बस कैलकुलेशन करनी है इसमें। फिर है अगला सवाल, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 100/√11%। ठीक है, एक आर्टिकल की प्राइस कितनी इंक्रीज हो गई आपकी 100/√11% इंक्रीज हो गई। 100/√11% क्या हो गई, प्राइस इंक्रीज हुई है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√11 आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि आपका अगर किसी चीज की प्राइस √11 थी तो अगली प्राइस क्या हो गई √11 प्लस 1 हो गई। ठीक है, इंक्रीज हो गई। लेटर न्यू प्राइस इज डिक्रीज बाई 100/11%। ठीक है, तो बाद में प्राइस क्या हो गई इतने ही परसेंट से डिक्रीज हो गई, यानी कि अगर √11 का था तो वो कितनी हो गई प्राइस √11 माइनस 1 हो गई बाद में। ठीक है, तो सक्सेसिव का कंसेप्ट है, ये सक्सेसिव का कंसेप्ट है, पहले बढ़ा फिर घट गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि √11 इंटू √11 कितना हो गया 11, और यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 11 माइनस 1 कितना आ गया यहाँ पे 10, यानी कि ओवरऑल आपको कितने का लॉस है 1 का लॉस है। एंड फाइनल प्राइस इज ₹100, मतलब यही 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है ₹100 दी हुई है, यानी कि 10 टाइम्स दी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा तुम्हारा 110 रुपए। देन व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देखो 110 सीधे हमारा आंसर आ गया। कितने आसान से सवाल है। देखो tan 3 ये दिया है, ये वाला 18वां क्वेश्चन देखो tan 3 ये दिया है, ये किसके बराबर है सर cos 0 डिग्री के बराबर। cos 0 कितना होता है 1 होता है, 1 होता है, और tan 3a अगर 1 आ गया यानी कि किसके बराबर है 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया 3a, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 15 डिग्री हो जाएगी। a की वैल्यू 15 डिग्री मिली तो जो भी बोला है उसको निकाल के रख दो यहाँ पे। साइन 2a दिया है, साइन 2a मतलब साइन 30 डिग्री, और माइनस tan 3a यानी कि tan 45 डिग्री, यानी कि 1/2 माइनस 1 कितना आएगा माइनस का 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी सवाल ऐसे नहीं है जो 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम ले। देखो 4 की पावर x दिया है 8 की पावर y के बराबर, और ये दिया है 64 की पावर 2z के बराबर 19th क्वेश्चन में। देखो 4 की पावर x इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x, 8 की पावर y इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3y, क्योंकि 8 क्या होता है क्यूब होता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 64 क्या होता है 2 की पावर 6, और 2z से मल्टीप्लाई होके किसके बराबर होगा 12z के बराबर। तो यहां से क्या मिला सर 2x बराबर 3y बराबर 12z हमें यहाँ पे मिल गया। आपसे क्वेश्चन में 4xy अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, 4xy अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, आप खुद अगर कंसीडर करो कि अगर मैं z की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 ले लूं तो मुझे y की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी, और y की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी तो x की वैल्यू 12 आएगी, तभी ये आपस में बराबर होंगे, तभी ये आपस में बराबर होंगे। बस निकाल लो भैया, रख दो सारी चीजें, x की वैल्यू 12 रख दो तुम, z की वैल्यू 2 रख दो, y की वैल्यू यहाँ पे 3 इंटू 3 रख दो। तो देखो कुछ आ रहा है क्या, 3 चौको 12, नहीं ऐसे नहीं आएगा, कोई नहीं, ऐसे तो हिट एंड ट्रायल से एक्चुअली यहाँ पे वैल्यूज भी वेरी कर सकती हैं, तो
हम इसको एक काम कर लेते हैं ना, तीनों का अपन एलसीएम निकाल लेते हैं, एक्स से वाई का रेशियो निकाल लेते हैं। एक्स से वाई का रेशियो है सर यहाँ से 3 से 2 का, और यहाँ से वाई से जेड का जो रेशियो है वो आएगा 4 से 1 का। ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे यहाँ पे बराबर करने के लिए वाई की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई और वाई की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब रख दो, अब रख दो, अब आ जाएगा आंसर। ठीक है, उस बार भी सही था, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एक्स वाई जेड का एक वैल्यू देख रहा होगा ये। 4x की वैल्यू देखो तो 6 रख रहा है, जेड की वैल्यू रखो तो 1 रख रहा है, वाई की वैल्यू रख देखें तो 4 इंटू 4 रख रहा है। आंसर आएगा 3/2 के बराबर। आंसर कितना आएगा? 3/2। देखो आ गया ना। 20वां सवाल, अ सम इज इंक्रीज्ड बाय 20% एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन टी ईयर्स। ठीक है, तो एक धनराशि टी वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 20% की वृद्धि लेती है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स इज 3972 when compounded annually. What should come in place of t? तो 3 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट 12,000 पे दिया हुआ है, 3972 रुपए, 12 तिहाई 36, यानी कि समय यहाँ पे 3 साल है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सीधे मुझे दिख रहा है कि 10% से थोड़ा सा ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे जहां तक लग रहा है ना कि अगर 3 साल का 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो 33.1% होता है। अगर मैं 10% बस गेस कर रहा हूं, मैं गेस कर रहा हूं क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि 1200 10% होता है और 12 3 36 होता है, और टोटल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 3972 है, मतलब कि लगभग 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चल रहा होगा। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1 होता है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट 3972 के बराबर आएगा, चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लो 120 से। यानी कि आपका जो है वो आपका क्या होगा, रेट 10% आ गया, यानी टी कितना रहा होगा 2 ईयर्स, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट बोला है क्वेश्चन में कि टी ईयर्स में 20% है, यानी कि पर ईयर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 2 ईयर्स में ही तो सिंपल इंटरेस्ट आपको 20% मिलेगा ना। तो ये भी सिंपल सा सवाल था। चलो 21वां सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 13 है, एक्स वाई की वैल्यू 4 है, आपको एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। बताओ, ये भी कितना आसान सा सवाल है। देखो एक्स वाई की वैल्यू दी है 4 के बराबर तुम्हारी। ठीक है, तो पहली बात तो ये तो आइडेंटिटी सबको पता होगी कि एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है कि सर ये हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये एक आइडेंटिटी चलती है आपकी। ठीक है, अच्छा ये आइडेंटिटी चलती है तो इस वाले से कर सकते हैं क्या, अगर यहाँ पे वैल्यू हम इसकी रख दें 13 तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 4। नहीं, थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। यहाँ से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें ना तो ये 13 प्लस एक्स वाई आएगा। 13 प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है 4, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 17 के बराबर। कितनी आएगी? 17 के बराबर। तो ये तो तुम्हारा 13 दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 17 और एक्स वाई की वैल्यू आ गई 4, यानी कि 13 गुणे 21, ये आपका आंसर आ जाएगा। 13 कन्नम 13 दूनी 26 एक 27, 273 आपका राइट आंसर आ जाएगा। Two angles of a quadrilateral are 116 degree and 82 degree, and other two angles are in the ratio 5:13. What is the difference between the smallest and largest angle? ठीक है, तो दो एंगल दिए हैं क्वाड्रिलेटरल के 116 डिग्री और 82 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों का सम कितना हो गया सर? सम दो हो गया आपका 198 डिग्री। 198 डिग्री और सम हो गया तो बचे हुए मान लीजिए कि दो एंगल एक्स और वाई बच गए, तो उनका टोटल सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल्स का सम होता है और माइनस 198 डिग्री, माइनस 198 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 360 डिग्री माइनस 198 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2, है ना। यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा, और यहाँ पे आएगा 162 डिग्री, यानी कि दोनों का सम कितना आ गया एक्स प्लस वाई का? 162 डिग्री आपका सम आ गया। तो इन दोनों का मान लो कि इनका रेशियो कितना था? 5 और 13, तो अगर मैं इसको 5 मानूं इसको 13 मानूं तो 5 और 13 कितना होता है? 18, और 18 की वैल्यू कितनी दी है? 162 डिग्री, यानी कितनी 9 टाइम्स दी है। तो डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल, तो ये तो आपका हो गया 45 डिग्री, यानी ये स्मॉलेस्ट हो गया। 13 नाइन जा कितना होता है? 13 नाइन जा होता है 117, तो 117 डिग्री क्या हो गया? लार्जेस्ट एंगल, और इन्हीं दोनों के बीच का अंतर बोला है तो अंतर आएगा 72 डिग्री, है ना। 170 और 117 और 45, यही आपका स्मॉलेस्ट हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया, दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस हो जाएगा 72 डिग्री का। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, सिंपल सा सवाल है, शॉप्स दी हुई हैं और नंबर ऑफ यहाँ पे सॉरी इसमें मेंशन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। और आगे वाला ये आपका 24 है, ये वाला क्वेश्चन 25 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग गलत है, तो ये 23 क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाले के सवाल मैं नहीं करा रहा, ये आपको पता है कि क्या क्या दिया है और डीआई सिंपल सी है, आपको कैलकुलेशन करना है। मैं वो सारे सवाल बता दे रहा हूँ जहाँ पे आपको लगता है कि आप फंस सकते हैं। फिर अगला सवाल है कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक इज रुपीज 1980 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अनदर बुक इज, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक ऐसे देख लो कि 1980 रुपीज दिया है और कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड बुक दिया है 1980, दोनों का, ठीक है। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द फर्स्ट बुक एंड लॉस ऑफ 10% ऑन द सेकंड बुक, पहली वाली बुक पे 10% का प्रॉफिट है और दूसरी वाली बुक पे लॉस है 10% का, तो बताइए टोटल लॉस ओवरऑल कितना होगा, टोटल लॉस ओवरऑल आपका कितना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा फर्स्ट बुक में एंड प्रॉफिट है 10% का, सेलिंग प्राइस इसका दिया है, सेलिंग प्राइस में 10% का प्रॉफिट है। देखो 10% का प्रॉफिट मतलब 10 की चीज को 11 में बेचना, और 11 की वैल्यू दी है सेलिंग प्राइस, यानी कि कितना दी है 180 टाइम्स दी है, यानी कि इस बुक का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 1800 रुपीज। अब सेकंड वाली में लॉस है, सेकंड वाली में अगर लॉस है तो यहाँ पे लॉस 10% का है, यानी कि 1980 में 198 का लॉस है, तो यानी कि सेकंड बुक का सेलिंग प्राइस कितना आया होगा, सेकंड बुक का सेलिंग प्राइस आएगा तुम्हारा यहाँ पे 2 के बराबर, यहाँ पे आएगा 7, तो यहाँ पे आएगा 8 के बराबर, ये 8 है तो 8 में 1 गया तो कितना आएगा 7, 1782 इसका क्या रहा होगा, सेलिंग कॉस्ट प्राइस रहा होगा, हाँ सॉरी सेलिंग प्राइस रहा होगा, माफ करिएगा। तो बोला है देन व्हाट विल बी द टोटल लॉस कितना होगा, देखो 1800 ये सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है, और ये 1980 ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो दोनों दोनों को ऐड कर दो, टोटल सीपी कितना आएगा, 18 दूनी 36, एक 37, 3780 आपका क्या आ गया, टोटल सीपी आ गया दोनों बुक का। और दोनों का एसपी कितना आ जाएगा, 2 8 8 16 9 1 10 7 17 और यहाँ पे 3, 3762 आपका सेलिंग प्राइस आ गया, यानी कि टोटल जो लॉस है वो 18 रुपए का है। टोटल लॉस जो है इसके बीच में, इनके बीच में कितने का है, 18 रुपए का लॉस है। तो जैसा क्वेश्चन दिया था प्रॉफिट और लॉस आपको लगाना था बस, है ना, जैसा क्वेश्चन दिया था यहाँ पे बस वही कंसेप्ट लगाना था और आपका आंसर आ जाता। यहाँ पे ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसका फॉर्मूला होता है आपका जो है एक्स स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये होता है। एक्स जो होता है उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, कि सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है दो सर्कल की, ये होता है एक्स। ये हो गया आपका R1 बड़ा वाला रेडियस, ये हो गया R2 और ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट द बिगर सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, यानी x की वैल्यू भी यहाँ पे 4 के बराबर ही है, ठीक है। o से o डैश की लेंथ क्या होगी, बड़े वाले सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर l है तो l स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो निकाल लो भैया, अगर l है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस आपका यहाँ पे आएगा 1, यानी कि आपका आ जाएगा इसका स्क्वायर l का कितना 15 के बराबर, ठीक है। तो देखिए हमने कितना जल्दी, है ना, मतलब यहाँ पे कितने आसान से सवाल थे। ये क्वेश्चन आपको 30 मिनट में एग्जाम में करने थे, मैंने उनको आपको समझाते हुए 30 मिनट में सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता दिए, है ना। तो सारे आसान आसान से सवाल थे, मतलब आराम से आप इनको 22 मिनट्स में सारे 25 क्वेश्चंस आप कर सकते थे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सबको मजा आया होगा, ठीक है। और ऑली बोर्ड ज्वाइन करिए सभी लोग, अच्छा टाइम है, अच्छा खासा आप डिस्काउंट ले सकते हैं, और ऑली बोर्ड के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। कोड यूज करिए सौरभ फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और आपको अगर इन सारी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स एंड साइंस बाई सौरभ सर। यहाँ पे इन सारी क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो डाउट भी मेरे से पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है, तो सारी चीज़ें आप मेरे से पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।